इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक रीजन, और बियॉन्ड द इलास्टिक रीजन अगर आप स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे तो आपकी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो रिकवरेबल नहीं होगा, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। और डिफॉर्म से रिलेटेड क्या कहेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब वो स्ट्रेन किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, सिंगल डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब नाउ कंसीडर जब हम करते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है विद द डिसलोकेशन किसी भी मटेरियल में। अब ये आप देखें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, और जबकि जब हम किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ या हार्डनेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिपेंड किस पे कर रही है कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है उस डिफॉर्मेशन को। अगर जितना वो रेजिस्ट करता है इस डिफॉर्मेशन को उतना ही ज्यादा मटेरियल स्ट्रॉन्ग कंसिडर होगा, उतना ही ज्यादा मटेरियल हार्ड कंसिडर होगा। On a microscopic scale, plastic deformation corresponds to the net movement of large number of atoms in response to an applied stress. जब आप डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, कंसीडर करें इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जब आप स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो एटम्स की मूवमेंट होती है, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस वो एटम्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे या प्रीवियस स्टेट के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम जब स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं वो एटम्स की जो मूवमेंट होती है वो आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस अपनी जगह पे वापस नहीं आते। तो नेट मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड स्ट्रेस जो है आपका वो प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन को रिलेट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस interatomic bonds must be ruptured and then reformed. मैसेज करी जा रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग अच्छा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंटरएटॉमिक बॉन्ड, अब जब ये प्रोसेस होता है जब प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रही है कोई चीज तो आपकी एटम्स जो हैं वो रप्चर्ड होते हैं। प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा तो मूवमेंट होगी, एटम्स अपनी उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ क्रिस्टलाइन, अगर सॉलिड है तो उन्होंने एक खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स की अरेंजमेंट हुई है। जब आप स्ट्रेस उसको प्रोवाइड करते हैं बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तब वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो है वो रप्चर्ड हो जाते हैं। रप्चर होके वो एटम्स किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हैं यानी रिफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये जो आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है हम इसमें ऑफन इन्वॉल्व करते हैं कि मोशन ऑफ डिसलोकेशन एंड द लीनियर जो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स हैं, जो 2 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन डिफेक्ट यानी डिसलोकेशंस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये अच्छा, अब डिसलोकेशन जो है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स की डिसलोकेशन होती हैं। एक आपकी एज डिसलोकेशन है, दूसरी स्क्रू डिसलोकेशन है, और थर्ड वन इज द मिक्स डिसलोकेशन जिसमें एज और स्क्रू दोनों लाई करती हैं। ठीक है, एज डिसलोकेशन के अंदर आपको पता है जैसे हाफ प्लेन डायग्राम है, आपकी हाफ प्लेन ऑफ एटम्स है, यानी डिसकंटिन्यूटी है प्लेन ऑफ एटम्स की, उसको हम एज डिसलोकेशन कहते हैं। जबकि स्क्रू डिसलोकेशन में जो कि शेयर टाइप की डिस्टॉर्शन है जिसमें एंगल में चेंज है, यानी आप जब शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो तो शेयर डिसलोकेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और ज्यादातर आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर मिक्स टाइप की डिसलोकेशन होती है, एज डिसलोकेशन भी होती है और प्लास्टिक डिसलोकेशन भी होती है। तो जितनी ज्यादा डिसलोकेशन होगी किसी मटेरियल के अंदर उतना ही ज्यादा मटेरियल को हम कहेंगे ये प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड है, और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड मटेरियल कंसीडर किया जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा कंसीडर की जाएगी। इसमें अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो स्लिप कॉन्सेप्ट है या मोशन ऑफ
डिसलोकेशन, कि ये जो आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन, इसकी मोशन, अगर ये स्लिप मोशन, अगर जितना ज्यादा मटेरियल के अंदर डिसलोकेशन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ डिसलोकेशन एट सर्टेन एरियाज लाई करेगी। अब वो जो डिसलोकेशन लाई करेगी वो मटेरियल को ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। फॉर द मैक्रोस्कोपिक plastic deformation simply correspond to permanent deformation that results from the movement of dislocation or slip in response to applied shear stress। अब इसके अंदर जो आप अप्लाई करते हो shear stress, उससे आपकी कुछ डिसलोकेशन जो है उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। यानी आपकी डिसलोकेशन, जैसे एज डिसलोकेशन है, आप उसको shear स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो तो एज डिसलोकेशन जो है वो मूव करती है। अब इसको आपने देख सकते हैं मोशन ऑफ द डिसलोकेशन का। जैसे अगर एक एज डिसलोकेशन है, आपने प्रोवाइड किया उसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन में आप कर रहे हैं, तो ये डिसलोकेशन जो है इसमें मूव कर देगी। अब इसकी जो कंसंट्रेशन, अगर जब ये मूव करेगी तो इसकी कंसंट्रेशन, अगर हम कंसीडर करते हैं इस पार्ट पे कंसंट्रेशन ऑफ द डिसलोकेशन लाई कर रही थी, वो मूव करके इस पार्ट पे, और यहाँ से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं इस प्लेन से। अगर डिसलोकेशन को आपने रिमूव कर दिया तो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो द डेंसिटी ऑफ डिसलोकेशन के ऊपर आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की अमाउंट जो है वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है। The motion of screw dislocation in response to applied shear stress is shown in figure 7.2b। ये 7.2b, इसमें देखिए shear stress, एज डिसलोकेशन को रिमूव शेयर स्ट्रेस से किया जा सकता है, लेकिन जो शेयर डिसलोकेशन है उसके लिए आपको शेयर स्ट्रेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एज डिसलोकेशन जो है आप अगर टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस अप्लाई करें तो उससे भी रिमूव हो सकती है, और शेयर स्ट्रेस से भी रिमूव की जा सकती है। जबकि जो शेयर डिसलोकेशन है वो सिर्फ शेयर स्ट्रेस से ही रिमूव की जा सकती है। अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द डिसलोकेशन आप अप्लाई करें तो डिसलोकेशन को आप रिमूव कर सकते हैं। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसलोकेशन। और ये डिसलोकेशन किस तरह से मटेरियल की स्ट्रेंथ को या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, वो आगे हम इसमें देखते हैं। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट, all metals and alloys contain some dislocation that were introduced during solidification। अब solidification का प्रोसेस क्या होता है कि आपने मटेरियल को मेल्ट कर दिया, मटेरियल मेल्ट करने के बाद उसको आप रूम टेम्परेचर पे कूल कर रहे हो, क्वेंचिंग का प्रोसेस है। ड्यूरिंग दैट क्वेंचिंग प्रोसेस, और जितना ज्यादा आप रैपिडली कूल करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। वो जो थर्मल स्ट्रेसेस या रेजिड्यूल स्ट्रेसेस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, these stresses are responsible for creating the dislocation, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ डिसलोकेशन को इंक्रीज करने में। तो डिसलोकेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है, जितना रैपिडली आप कूल करेंगे, क्वेंचिंग का प्रोसेस जितना फास्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा डिसलोकेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी, और हम ये कहेंगे उतना ही ज्यादा आपका मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा। ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि डिसलोकेशन यानी स्लिप मूवमेंट किस तरह से होती है। एक कैटरपिलर की एग्जांपल से उन्होंने कंसिडर किया हुआ है कि किस तरह से आपकी डिसलोकेशन, ये जो प्लेन इंटरप्शन ऑफ ये डिसलोकेशन इसमें क्रिएट हुई थी, एज डिसलोकेशन, जब आप उसको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये मूव करता है स्लाइटली, जिस तरह से ये हम्प मूव कर रहा है इस तरह से ये स्लाइटली मूव करता है और टुवर्ड्स द एज, यानी यहाँ से एज से आप इसको रिमूव करके उस मटेरियल को इस डिफेक्ट से रिमूव कर सकते हो। लेकिन हमारे क्या रिक्वायर्ड है कि अगर एक मटेरियल को आपने हार्ड मटेरियल बनाना है तो उसके अंदर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ डिसलोकेशन होगी उतना ही मटेरियल ज्यादा हार्ड। क्यों डिसलोकेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एक मटेरियल जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं लाई करता तो उस मटेरियल
वो मटेरियल जो है वो आपका ब्रिटल हो जाएगा। जितनी ज्यादा डिसलोकेशन होगी उतना ही ज्यादा मटेरियल डक्टाइल बनता जाएगा। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर रप्चर जो है वो देर से प्रोड्यूस होता है, जबकि आपका ब्रिटल मटेरियल तो फौरन आपका वो स्ट्रेस की एक लिमिट आती है, वो अगर लिमिट उसको मिलती है वो फौरन फ्रैक्चर कर जाता है। जबकि डक्टाइल मटेरियल को अगर उस स्ट्रेस की लिमिट मिलती है वो रप्चर नहीं करता, उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब लेटेस्ट स्ट्रेन की अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को अगर कुछ चीज समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा, लेटेस्ट स्ट्रेन्स जो हैं अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। Latest stage, there are regions in which compressive, tensile, and shear lattice strains are imposed on the neighboring atoms. For example, atoms immediately above and adjacent to your dislocation line are squeezed together. As a result, these atoms may be thought of as experiencing a compressive strain relative to the atom's position in the perfect crystal and far removed from the dislocation. इस डिसलोकेशन के अंदर अब ये फिगर देखें, इसके अंदर ये आपकी एज डिसलोकेशन लाई कर रही। इस एज डिसलोकेशन यहाँ से इंटरेक्शन है, यहाँ पे एटम्स को ज्यादा स्पेस मिली हुई है, तो यहाँ पे एटम्स को कम स्पेस, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइन प्लेन ऑफ एटम लाई करता है। तो यहाँ इस रीजन पे कंप्रेसिव टाइप का जो स्ट्रेस जो स्ट्रेन जो है वो एक्सपीरियंस होगा मटेरियल को, जबकि इसके बिलो जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन है, लेटेस्ट स्ट्रेन जिस पे इम्पोज हो रहे हैं, जो कि कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकते हैं, और अगर एज डिसलोकेशन की बजाय हम स्क्रू डिसलोकेशन की बात करें तो शेयर स्ट्रेन भी उसमें एक्सपीरियंस होते हैं। अब ये जो स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस हो गए, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। अब इंटरेक्शन किस तरह से होगी, अगर कंसीडर करें कि आपकी एक विसिनिटी के अंदर दो तरह की स्ट्रेन्स लाई कर रही हैं। इसमें ये देखें, इसमें दो तरह की स्ट्रेन्स लाई कर रही हैं, लेकिन इन स्ट्रेन्स में क्या है, ये दोनों एक तरह की स्ट्रेन है। इसके ऊपर भी हाफ प्लेन इससे जो आया था, डायरेक्शन इन दोनों की सेम है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन क्या होगी, ये रिपल्सिव टाइप की इंटरेक्शन होगी। यानी ये दोनों स्ट्रेन जो हैं वो अपनी पोजीशन पे मौजूद रहेंगी एक मटेरियल के अंदर। लेकिन अगर अपोजिट टाइप की ये स्ट्रेन, लेटेस्ट स्ट्रेन इसके अंदर एग्जिस्ट करती हो, इसमें देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे की डिसलोकेशन को रिमूव कर देंगी। तो आपके पास एक परफेक्ट क्रिस्टल आ जाएगा जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अगर एक मटेरियल को आपने स्ट्रेंथ देनी है तो उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, वो आपकी रिपल्सिव फोर्स उनके ऊपर एक्ट करे तो ज्यादा बेहतर है। तो वरना क्या होगा, वो आपस में अट्रैक्ट होगी और वो रिमूव कर देंगी डिसलोकेशन को, तो डिसलोकेशन की डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। क्योंकि एक स्ट्रेन फील्ड जो क्रिएट हो रही है किसी डिसलोकेशन की, वो हमेशा इंटरैक्ट करती है अपनी नेबरिंग स्ट्रेन फील्ड की, जो कि किसी और डिसलोकेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये डिसलोकेशन जरूरी नहीं है कि एज, स्क्रू या मिक्स टाइप की डिसलोकेशन की वजह से हो, ये आपकी थर्मल डिसलोकेशन भी हो सकती है, यानी रैपिड कूलिंग की वजह से जो डिसलोकेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी हो सकती है। तो डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ डिसलोकेशन जो मौजूद हैं आपकी किसी मटेरियल में, वो एक दूसरे की नेबर से इंटरैक्ट करती हैं। अगर वो सिमिलर होंगी तो उनके दरमियान रिपल्सिव होंगी, सेम साइन होगा तो रिपल्सिव होगा, और अगर ऑपोजिट साइन होगा तो वो एक दूसरे को एनहिलेट कर देंगी।
Dislocation interactions are possible between edge, screw and mixed dislocation and for a variety of orientation. तो वही चीज जो मैंने आपको बताई. During plastic deformation, the number of dislocation increases dramatically. Dislocation actually में जो plastic deformation हो रही होती है तभी आपका प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसको याद रखनी चीज, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. एक और चीज है द ग्रेन बाउंड्री, कि आपकी जो ग्रेन बाउंड्रीज है या ट्विन बाउंड्रीज है उनके अबाउट भी लेटिस स्ट्रीन फील्ड क्रिएट होती है, यानी वहां भी आपकी डिसलोकेशन है. एक ऐसा कोई भी पॉइंट मटेरियल के स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे एटम को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह डिफिकल्ट हो, रिस्ट्रिक्शन हो मूवमेंट ऑफ एटम्स की, हम उसको कहेंगे यहाँ पे उसका एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी. यहाँ से एक स्ट्रेन फील्ड है और इस स्ट्रेन फील्ड को ओवरकम करने के लिए एटम के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको क्रॉस कर सके, क्योंकि एटम को अपनी पोजीशन को चेंज भी करना पड़ सकता है अगर ट्विन बाउंड्री है, और एटम को उस बाउंड्री को मूव बैरियर को, बाउंड्री को कंसीडर करें एज अ बैरियर को से मूव करने के लिए उतनी एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो अगर हम एटम को वो एनर्जी प्रोवाइड कर दें, मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो वो डिसलोकेशन को ओवरकम कर सकता है और वो डिसलोकेशन रिमूव हो सकती है. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग. स्ट्रेंथनिंग के मैकेनिज्म के ऊपर मूव करके कि आपके डिफरेंट जो फॉर्मेशन है. अब ये डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग है, ये आप असाइनमेंट भी देख चुके हैं, प्रेजेंटेशन भी देख चुके, उसको आप स्टडी करके कर सकते हैं. अब इसमें सिंपल सी अब ये चीज आपको बताऊं कि इसमें जो ट्विन प्लेन्स बने हुए हैं, अगर इस कंसीडर कर रहे हैं ये एटम है, आप ये वाली जो आपकी ट्विन प्लेन्स है, बी को देखें, इसमें ज्यादा बेहतर पिक्चर नजर आ रही है कि अगर इस एटम को मूव करना है तो इसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा अगर यहाँ पे उसको मूव करके जाना है. तो ट्विन बाउंड्रीज में भी आपकी ये जो ट्विन प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं, उसमें ये कंसंट्रेशन हो गई डिसलोकेशन की डेंसिटी इसमें लाई करती है, जिसको ओवरकम करने के लिए एटम को एनर्जी रिक्वायर्ड है. Now, just mechanism of strengthening. डिसलोकेशन को यूटिलाइज करके किस तरह से मटेरियल को, किसी भी मेटल को या किसी भी सिरेमिक मटेरियल को, जो आयनिक कंपाउंड होता है, उसको आप किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं. The ability of a metal to plastically deform depends on the ability of dislocation to move, because hardness and strength, both yield and tensile, are related to the ease with which plastic deformation can be made to occur. बात वही है कि जब आप रिड्यूस करते हैं मोबिलिटी डिसलोकेशन की, कि कितना ज्यादा आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक डिसलोकेशन, एक डिफेक्ट उसके अंदर क्रिएट हो चुका है, और जितना ज्यादा डिफिकल्ट है उस डिफेक्ट को रिमूव करना, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे इस मटेरियल के अंदर एबिलिटी है कि ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सके. और ये प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है विद द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. अब इसमें रिस्ट्रिक्टिंग में तमाम टेक्निक या प्रिंसिपल जो भी अप्लाई करते हैं वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती है. बार बार वही चीज आ रही है कि रिस्ट्रिक्टिंग एंड हिंडरिंग द डिसलोकेशन मोशन विच रेंडर्स द मटेरियल हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर. एक मटेरियल को हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म किया. अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. अब ये हम कंसीडर अगर सिंगल फेज मेटल को कंसीडर करें तो उसमें ग्रेन साइज रिडक्शन, सॉलिड सोल्यूशन अलाइंग और स्ट्रेन हार्डनिंग, या उसको हम वर्क हार्डनिंग भी कह सकते हैं. इसके थ्रू ये आप प्रोसेस जब अप्लाई करते हैं तो हम इससे मटेरियल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ठीक है, जबकि आप
आपका जो मल्टी फेज मटीरियल है उसके अंदर तो आपके डिफरेंट फेजेस लाई करते हैं, उन डिफरेंट फेजेस की वजह से उसमें डिसलोकेशन डेंसिटी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसलोकेशन डेंसिटी एक मल्टी फेज अलॉय के अंदर या मटेरियल के अंदर ज्यादा लाई करती है। तो अगर कंसीडर करो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो कोई बॉडी सेंटर्ड है फिजिक है, एक हेक्सागोनल फिजिक है, तो दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो एटम्स को रप्चर करके मूव करना बॉडी सेंटर फिजिक्स से हेक्सागोनल की साइड पे वो डिफिकल्ट होगा। अगर एक मटेरियल के अंदर थ्रू आउट एक ही तरह का स्ट्रक्चर लाई कर रहा है क्यूबिक टाइप का, तो एटम्स की मूवमेंट आसान होगी। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो डिफिकल्ट बना देते हैं एटम्स की मूवमेंट को। स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेन साइज रिडक्शन का रोल कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। अब ग्रेन साइज रिडक्शन में अगर आपके ग्रेन्स जो के लाई कर रहे हैं, इसमें फिगर में ये शो करवाया है। अब ग्रेन्स की एक तो ग्रेन्स इसमें डिफरेंटली ओरिएंटेड है, सिर्फ ये नहीं कि साइज ऑफ द ग्रेन बल्कि ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेन्स भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें जब ओरिएंटेशन ए ग्रेन की और बी ग्रेन की, ए ग्रेन की ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में जबकि बी ग्रेन की ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में, तो इनके इन बिटवीन एक ग्रेन बाउंड्री लाई कर रही है। अब ये जो इन बिटवीन ग्रेन बाउंड्री आपकी लाई कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये वाला डिसलोकेशन मौजूद है, ये कंसिडरेशन इसको मूव करने, आप इसको अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो यहाँ बाउंड्री पे आके, ग्रेन बाउंड्री पे आके या फर्दर मूव नहीं कर सकता। फर्दर मूव करने के लिए इस एज डिसलोकेशन को अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, और उस ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हमें फर्दर मोर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मोर एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा उसको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि इस एज डिसलोकेशन को हम रिमूव कर सकें। तो अगर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते तो यहाँ पे ये एज डिसलोकेशन पाइलअप होके आपकी यहाँ गेन बाउंड्रीज तक पहुंच जाएगी, और ये तमाम जो डिसलोकेशंस हैं वो यहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज पे पाइलअप होती जाएंगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ द डिसलोकेशन एट द ग्रेन बाउंड्रीज इंक्रीज करती जाएगी, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल जो है वो इनहांस हो। It should also be mentioned that grain size reduction improves not only strength but also the toughness of many alloys. इसके अंदर अब आपने दो तरह की ग्रेन बाउंड्रीज पढ़ी थी, एक लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री और एक स्मॉल एंगल ग्रेन बाउंड्री। जो लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है मोशन ऑफ द डिसलोकेशन को, जबकि स्मॉल ग्रेन एंगल ग्रेन बाउंड्री है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, वो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। तो स्लिप मोशन को लार्ज ग्रेन बाउंड्री एंगल ग्रेन बाउंड्री ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है। तो अगर एक मटेरियल है उसके अंदर लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं तो वहां पे डेंसिटी ऑफ डिसलोकेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, और इसके वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा। इसी तरह हम अगर कंसीडर करते हैं ट्विन बाउंड्रीज को, ट्विन बाउंड्रीज भी इफेक्टिवली, अगर ट्विन बाउंड्रीज स्मॉल एंगल की भी हैं तो वो इफेक्टिवली आपकी डिसलोकेशन डेंसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि ट्विन बाउंड्रीज के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स जो है वो बिल्कुल एक चेंज होता है, मिरर इमेज टाइप होता है। तो एटम्स को रिक्वायर्ड होता है ज्यादा एनर्जी कि वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करें, ठीक है। इसी तरह द साइजेस एंड द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फेजेस सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीफेज अलॉय। अगर मल्टीफेज अलॉय की बात करें
तो ये वही बात की हुई है कि अगर कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक कर रहा है, कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर लाइक कर रहा है, कोई बॉडी सेंटर्ड है, तो इनके डिफरेंट शेप्स और साइजेस होंगे, शेप्स होंगे, साइजेस होंगे, और इन डिफरेंट फेजेस की वजह से आपकी डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीज कर सकती है. Now the next one is solid solution strengthening. अब ये अनदर टेक्निक जो है वो है सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की. इसमें कोई जो प्योर मटेरियल है वो ब्रिटल होता है, ठीक है. जब हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उसमें डोपिंग करवा देते हैं. अब उसमें डोपिंग करवाने की वजह से अब उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी. अब थोड़ी सी जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है इम्प्योरिटी की सब्स्टिट्यूशन की वजह से, कि या तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एटम्स को, या वो इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से आपका मटेरियल जो है वो स्ट्रेंथन होता है. और इस स्ट्रेंथनिंग को हम कहते हैं सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथनिंग. इसमें ये जो आपका सॉफ्ट और वीक प्योर मेटल है, अगर हम उसके अंदर थोड़ी परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर दें, तो उससे उसकी टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर देंगे. Increasing the concentration of the impurity results in an attendant increase in tensile and yield strength. क्योंकि उसकी डिसलोकेशन या डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर जाती है आपकी इम्प्योरिटी एटम्स की एडिशन से, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है. Alloys are stronger than pure metals because impurity atoms that go into solid solution ordinarily impose lattice strains on the surrounding host atom. Lattice strain feels interaction between dislocations, and these impurity atoms results, and consequently dislocation movement is restricted. As compared to a pure metal, आपके अलॉयज उसके अंदर हम ऑलरेडी अलॉयज बनाते किस तरह है कि हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. तो अलॉयज इसीलिए एज कंपेयर टू द प्योर मेटल ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि उनके अंदर कंसंट्रेशन होती है, लेटिस स्ट्रेन्स होती है. उस लेटिस स्ट्रेन के अबाउट आपका होस्ट एटम लाई कर रहा होता है, तो ये स्ट्रेन फील्ड क्रिएट कर दे. अब इसमें देखो, ये आपका कोई होस्ट एटम्स है व्हाइट कलर में, यहाँ पे ये इम्प्योरिटी एटम, अब एक की लेटिस स्ट्रेन बन गई है. अब ये लेटिस स्ट्रेन जो ये लाई कर रही है, ये इंटरेक्ट करेंगी विद द नेबरिंग लेटिस स्ट्रेन फील्ड. ये फील्ड अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी. अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, अगर नंबर ऑफ लेटिस स्ट्रेन फील्ड आपकी इस मटेरियल के अंदर लाई करती हैं, तो वो मटेरियल जो है स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट ऑफ द एटम्स को. इसमें ये देखें, दोनों तरह की उन्होंने शो की हुई है. कंप्रेसिव टाइप की स्ट्रेन भी शो की हुई है और टेंसाइल टाइप की स्ट्रेन भी शो की हुई है. अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अदर वन इज द स्ट्रेन हार्डनिंग. ठीक है, यहाँ सॉलिड सोल्यूशन का, इससे सॉलिड सोल्यूशन इम्प्योरिटी एटम्स के ऐड करने से हम किस तरह से स्ट्रेंथन